नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव आज। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला और प्रतिपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के बीच है मुकाबला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वहीं सीबीआई केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में आज संबंधित ट्रायल कोर्ट में करेगी पेश। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता किए इंतजाम। केन्या में कर बढ़ोतरी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन। 5 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। अमेरिका ने की निंदा। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा। 25 वर्षीय तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में मिली जगह। दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने भारत के सुहास यथिराज। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में सुहास ने SL4 वर्ग में फ्रांस के लुकास माजुर को छोड़ा पीछे। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। एनडीए की ओर से भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला और विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश के बीच ये मुकाबला है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से अधिक वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना है कि ओम बिरला को इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पूरी टक्कर देने के लिए तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला राजस्थान से लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के सुरेश केरल की मावेलिक्कारा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे से लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव के बाद आज लोकसभा का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में इससे पहले लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। अब अपने पद की शपथ ले चुके सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेंगे। आखिर कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ ग्रहण के बाद आज तय होगा कि लोकसभा का नया अध्यक्ष कौन होगा। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग-अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। सत्ता और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के सामने आने के बाद ही साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा। उसके बाद ही 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा।
आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से पिछली लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। सुबह 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा में अध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत से मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों से है। जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक सांसदों का वोट मिलेगा, वो अध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। लोकसभा की 542 सीटों में बहुमत 271 का होता है और एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा सांसद हैं। इस तरह भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास सदन में बहुमत है और उसे अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनने में कोई कठिनाई नहीं होने की संभावना है। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का चयन एक खासा अहम माना जा सकता है। लेकिन संसदीय परंपराओं में कम ऐसे ही मौके आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के बाद चयन किया जाता है। देश में ऐसे कम मौके आए हैं जब विपक्ष की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आता है और इस बार एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद कोडिकुलम सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। संसदीय जानकारों के मुताबिक अगर लोकसभा अध्यक्ष का नाम सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी इस बात की घोषणा करेंगे कि किस सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना गया है। ध्वनिमत से चुनाव हो जाने के बाद प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया जाएगा। हालांकि अगर विपक्ष सदन में मत विभाजन की मांग करता है तो इसको लेकर चुनाव कराए जाएंगे और इस स्थिति में सदन के कर्मचारी सांसदों को पर्चियां देंगे और फिर मतदान कराया जाएगा। सदस्यों को अभी सीटें आवंटित नहीं की गई हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। Then the first motion that will be taken up will be from the government. It will be taken up and it will be put to the vote of the House. Like any other motion that is put in the House, for seeking the opinion of the House, seeking the decision of the House. So this will be put and there will be ayes and noes. And if nobody challenges it, then the Speaker will announce that so-and-so has been elected by the House. But if somebody challenges it, then there will be a vote. स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो उनको उनके जो जहाँ भी वो बैठे होते हैं उनकी सीट के सामने प्रधानमंत्री जी और अपोजिशन लीडर, और अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस नहीं है तो लीडर ऑफ द हाउस, ये तीनों मिलकर या दोनों मिलकर, अगर प्रधानमंत्री जी ही लीडर ऑफ द हाउस हैं तो वो दोनों मिलकर स्पीकर, चुने हुए स्पीकर साहब को उनके आसन तक पहुंचाते हैं और उनको बाकायदा वो आसीन होते हैं। उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हैं और भी यदि कोई नेतागण पार्टियों के अगर उनके पक्ष में उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो उन्हें कहने का मौका दिया जाता है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। लेकिन इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। स्पीकर का जो पद है ये किसी एक पार्टी का पद नहीं होता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर का एक पद होता है। पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षों ने सर्वानुमत से स्पीकर को इलेक्ट करने के बजाय इसमें भी राजनीति करने का प्रयास जो किया है, ये अपने जो संवैधानिक और लोकतंत्र के परंपरा है इसके अनुसार नहीं है। संसद का जो परंपरा रही है, जो शासक पक्ष होता है उनका ही अध्यक्ष चयन किया जाता है। यह हम काफ़ी दिनों से यही परंपरा का साक्षी हम सब लोग हैं। लेकिन इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा परंपरा को भंग करने का उनका एक स्वभाव रहती है।
हमारा राइट कट हुआ था, वो डिप्टी स्पीकर को विवेक सिंह को आएगा, बट ये बीजेपी तैयार नहीं करेगा, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि अब तक केवल 1952 और 1976 में 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा रही है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य ही स्पीकर पद के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव जरूरी कर दिया है। शैलेंद्र मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज CBI आबकारी नीति मामले में संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। कल CBI ने तिहाड़ जेल के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ की है और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। CBI ने अदालत में पेश करने के लिए रिमांड की अर्जी लगाई है। इसके बाद दिल्ली के CM को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ये सुनवाई होगी। दरअसल शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखने के बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 26 जून को मामले की सुनवाई के लिए कहा था। वहीं कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले इसी मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी। इसके बाद ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने दिल्ली के CM की जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया। इसके साथ ही निचली अदालत से जुड़े केस से जुड़े सारे दस्तावेजों की भी अनदेखी की गई। और 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा का ट्रायल रन आयोजित किया। इस मौके पर जम्मू संभागीय आयुक्त ADGP जम्मू तमाम वरिष्ठ अधिकारी बेस कैंप पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यात्रा को देखते हुए साथ ही सीमाओं से लगे सभी इलाकों पर नाकाबंदी कर दी गई। QRT को सक्रिय कर दिया गया। यात्रा को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए सभी तरह के सुरक्षा उपाय हो रहे हैं। बाबा बर्फानी की वार्षिक यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी पूरी तरह से उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और एडिशनल डिप्लॉयमेंट स्पेशली अलोंग द नेशनल हाईवे की जा रही है, जहां से उधमपुर बीइंग ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए एक सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो, इसी के लिए हम लोग सारी हमारी टीम तैयार है और सभी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं।
और अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने विद्रोह कर दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यहाँ तक कि संसद पर धावा बोल दिया। कई जगह आग लगा दी गई। राजधानी नैरोबी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके लागू होने के बाद कई तरह के टैक्स में वृद्धि हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थी उनकी बहनें, जिन पर नैरोबी में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस छोड़े गए थे। और पूर्वी अफ्रीका देश केन्या के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर केन्या में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्स पर पोस्ट में कहा है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अपडेट के लिए कृपया स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनुसरण करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के मंत्री प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार कर इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा पर वार्षिक रिपोर्ट पर भारत का बयान पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों के साथ साथ आज के समय की जटिल और परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। It is thus high time to bring the Council in line with its charter responsibilities to act on behalf of the entire membership. This will not be achieved without enhancing the membership of the Council in both categories, permanent as well as non-permanent. We thus remain convinced that the only remedy is a comprehensive reform of the Security Council involving expansion in its permanent and non-permanent categories. Only this can enable the Council to manage effectively today's conflicts around the globe, as well as the increasingly complex and interconnected global challenges the world faces today. और बात करें मौसम की तो दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बाकी बचे हिस्सों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में आगे बढ़ा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं देश के कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कई स्थानों पर भारी वर्षा तो कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और गोवा में 28 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल, माहे दक्षिणी और तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 और 26 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में गुजरात, ओडिशा, बिहार और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। जहां देश में मानसून अपने पांव पसार रहा है, वहीं पंजाब में अभी भी लू की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ कल जैसलमेर में भी तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने मंगलवार को उन खिलाड़ियों की सूची जारी की जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसमें 25 वर्षीय तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में जगह मिली है। दिल्ली की ये खिलाड़ी 1345 अंक लेकर 36वें स्थान पर है। क्वालिफिकेशन की अवधि 22 जून 2022 से 23 जून 2024 तक थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से जूडो में केवल एक खिलाड़ी सुशीला देवी रिकम्बाम ने हिस्सा लिया था।
और भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में सुहास ने फ्रांस के दिग्गज लुकास माजिड को पछाड़कर SL4 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। 40 साल के अर्जुन पुरस्कार विजेता सुहास को टोक्यो पैरालंपिक के SL4 वर्ग के खिताबी मुकाबले में माजुर के खिलाफ हार के चलते रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। सुहास के नाम पर अब 60,527 अंक है। उत्तर प्रदेश के कैडर के IAS अधिकारी सुहास ने इस साल फरवरी में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को पछाड़कर विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता था। और इंग्लैंड में हो रही 7 मैचों की डेफ T20 सीरीज में भारत ने 4-2 की अजय बढ़त बना ली है। मंगलवार को खेले गए मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की। पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आकाश सिंह की तूफानी पारी की बदौलत निर्धारित लक्ष्य 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 38 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रन बनाने वाले आकाश सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के आगे 17.5 ओवर में ही पूरी टीम केवल 139 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारत ने दूसरा मुकाबला 55 रनों से अपने नाम कर लिया। मैच में 28 रन और 3 विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान वीरेंद्र सिंह को दूसरे मैच के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गई है। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे होगा। तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच गुरुवार की रात 8 बजे होगा। ICC T20 विश्व कप का कारवां अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 20 टीमों के साथ शुरू हुई प्रतियोगिता अब 4 टीमों के सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। ग्रुप दौर के उलटफेर और सुपर 8 के रोमांच के बाद अब सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है। सुपर 8 से 4 टीम भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों ने शानदार खेल दिखाते हुए अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना पहली बार अंतिम 4 में पहुंची अफगानिस्तान की टीम से होगा। अफ्रीकी टीम पहले सेमीफाइनल में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर अपने पहले विश्व कप खिताब के लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंचने की होगी। टीम ने अब तक प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं गंवाया है। हालांकि अफ्रीकी टीम ने भले ही कोई मुकाबला नहीं गंवाया है, लेकिन उनको अपने सभी मुकाबलों में कड़ी टक्कर मिली है। टीम ने ग्रुप दौर में बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल को हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया था। सुपर 8 में अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों पर रोमांचक जीत दर्ज की, वहीं अमेरिका पर आसान जीत हासिल की। दूसरी तरफ बात अगर अफगानिस्तान की करें तो उन्होंने क्रिकेट इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सुपर 8 में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद जगाई। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले टीम ने ग्रुप दौर में 4 मैचों में 3 जीत हासिल की थी। इस शानदार प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान की नजर दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने की होगी। प्रतियोगिता में खिताब की 2 सबसे बड़े दावेदार भारत और इंग्लैंड की टीम दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता के अपने सारे मुकाबले जीतने में सफलता पाई है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारतीय टीम ने एकजुट प्रदर्शन किया है। ग्रुप दौर में टीम इंडिया ने आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को हराने में सफलता पाई। वहीं कनाडा के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। सुपर 8 में भारतीय टीम ने तीनों मुकाबले आसानी से अपने नाम किए।
पहले सुपर 8 के मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 50 रन की बड़ी जीत हासिल की। अंतिम सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराने में सफलता पाई। दूसरी तरफ बात अगर इंग्लैंड की करें तो टीम ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है। ग्रुप दौर में 2 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए उन्होंने सुपर 8 में प्रवेश किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।